किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए हम द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करते हैं। इस नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। और इस प्रकार जो एक असंतुलित समीकरण होती है इसको हम कंकाली समीकरण भी कहते हैं। कंकाली समीकरण को संतुलित किया जाता है। अब हम समीकरण को संतुलित करना देखते हैं। यह 7 चरणों में पूर्ण होगा। इसका एग्जाम्पल है Fe प्लस H2O इजिकल टू Fe3O4 प्लस H2। इस समीकरण को हमें संतुलित करना है। तो समीकरण को संतुलित करने के लिए हम सबसे पहले यौगिकों के प्रत्येक के सूत्र को बॉक्स के अंदर बंद कर लेते हैं। फिर अगले चरण में प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या लिखते हैं, अभिकारकों की एक तरफ और उत्पाद की एक तरफ लिख लेते हैं। फिर तीसरे चरण में हम सुविधा के लिए सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को पहले संतुलित करते हैं, चाहे वह अभिकारक का हो या उत्पाद का। उस यौगिक के सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को चिन्हित कर लेते हैं। अब इस समीकरण में है Fe3O4 और इसमें सबसे ज़्यादा परमाणु है ऑक्सीजन के, तो इसको चिन्हित कर लेते हैं। अब यहाँ देखते हैं कि ऑक्सीजन के जो परमाणु है वो दाईं तरफ तो 4 है और बाईं तरफ 1 है। अतः इसको संतुलित करने के लिए हम बाईं तरफ भी हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ भी इसको 4 से गुणा कर देते हैं ऑक्सीजन के परमाणु जिस यौगिक में है उस यौगिक को। तो यहाँ हमने इसको 4 से गुणा कर दिए। अब यहाँ देखते हैं कि जल का अणु है, इसमें ऑक्सीजन के परमाणु कितने हैं? 1 है और उत्पाद में ऑक्सीजन के परमाणु कितने हैं? 4। तो इसको संतुलित करने के लिए प्रारंभ के यौगिक को 4 से गुणा कर देंगे, यानी कि 1 × 4 कर देंगे और इसमें 4 है ये, तो 4 4 बराबर हो जाएंगे। और यहाँ इस बात का ध्यान रखा जाता है कि अभिक्रिया में शामिल तत्वों तथा यौगिकों के सूत्रों को नहीं बदल सकते। जैसे ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए 4 गुणांक लगाकर 4H2O तो लिख सकते हैं, लेकिन H2O4 या H2O का होल 4 नहीं लिख सकते। ऐसा लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। अब हमने ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित कर लिया। अब इसके बाद में हमारे पास आयरन और हाइड्रोजन परमाणु है जो संतुलित नहीं है। अब इनको संतुलित करने के लिए हम हाइड्रोजन परमाणु को संतुलित कर देंगे। तो हमने देखा कि जो अभिकारक है इसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या यानी कि जल के अणु में थी तो 8 है और उत्पाद में कितनी है? 2 है। तो इसको 8 करने के लिए उत्पाद को 2 को 4 से गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा। फिर अगले चरण में हम आयरन को संतुलित करेंगे। आयरन को संतुलित करने के लिए प्रारंभ में हमारे पास 1 है और उत्पाद में Fe3O4 यानी मैग्नेटाइट, ये लोहे का अयस्क है और इसमें आयरन परमाणु की संख्या 3 है। तो इसको भी 3 करने के लिए क्या करते हैं? 1 को 3 से गुणा कर देते, 3 आ जाएगा। तो इस तरह से हम जितने भी परमाणु हैं अभिक्रिया उन सबको संतुलित करते जाएंगे, चाहे कितने भी चरण क्यों न बन जाए। अब इस तरह से हम देखते हैं कि जो अभिकारक में जितने भी परमाणु हैं, जितने भी तत्व हैं, उनमें परमाणु संख्या बराबर है और उत्पाद में भी परमाणु संख्या बराबर है। तो ये हमारी संतुलित समीकरण हो गई। और इस समीकरण को संतुलित करने के लिए इस विधि को हम हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। हिट एंड ट्रायल विधि इसलिए कहते हैं क्योंकि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांक का उपयोग करके समीकरण को संतुलित करने का प्रयत्न करते हैं। तो
तो सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांक का उपयोग करके समीकरण को संतुलित करते हैं। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ 1 है और यह 3 है। तो यहाँ 3 है तो 1 को हमने क्या 3 से गुणा किया तो 3 आ गया। तो सबसे छोटी जो पूर्णांक संख्या है उसके गुणांक को ही हम गुणा करके समीकरण को संतुलित करते हैं। फिर अगला चरण है, इसमें भौतिक अवस्थाओं को के संकेत लिखे जाते हैं। तो इसमें अभिकारक या उत्पाद कोई सी भी अवस्था में हो, उनकी अवस्था को हम निम्न प्रकार से लिखते हैं। जैसे यदि गैस अवस्था में है उत्पाद हो, चाहे अभिकारक गैस अवस्था में है, तो उसको हम स्मॉल जी से प्रदर्शित करेंगे। और यदि वह द्रव अवस्था में है तो उसको स्मॉल एल से प्रदर्शित करेंगे। और यदि वह जलीय विलयन है, जलीय अवस्था में है, तो उसको हम AQ से प्रदर्शित करेंगे, जलीय विलयन है तो। और यदि ठोस है तो उसको हम S से प्रदर्शित करेंगे, सॉलिड। अब ये समीकरण है 3FE सॉलिड S है प्लस H2O इजगल टू Fe3O4 प्लस 4H2। ये संतुलित समीकरण है। अब इसमें जो आयरन है इसको S से प्रदर्शित किया है क्योंकि सॉलिड अवस्था में है। H2O को G से प्रदर्शित किया है क्योंकि यह वाष्प अवस्था में है, तो वाष्प अवस्था को G से प्रदर्शित करेंगे यानी कि गैस से। और Fe3O4 ये सॉलिड अवस्था में और H2 ये गैस अवस्था में है। और इसके अलावा यदि कभी कभी अभिक्रिया की परिस्थितियां भी प्रदर्शित की जाती हैं, जैसे कि ताप, दाब, उत्प्रेरक को भी हम तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिख देते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं समीकरण है CO प्लस 2H2। इसकी 340 एटमॉस्फेयर दाब पर अभिक्रिया कराते हैं तो मेथिल एल्कोहल बनता है यानी CH3OH। ये लिक्विड अवस्था में होता है। अब ये मेथिल एल्कोहल को मेथेनॉल भी बोलते हैं, इसको वुड स्पिरिट भी बोलते हैं, इसको मेथिल हाइड्रेट भी बोलते हैं। अगली समीकरण है ये क्लोरोफिल की है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है। तो 6CO2 प्लस 12H2O इजिकल टू C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। तो यहाँ देखते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है यह जलीय अवस्था में होती है यानी कि AQ। और H2 है 12 जो जल के अणु है वो लिक्विड अवस्था में होते हैं, द्रव अवस्था में होते हैं। और ग्लूकोज बनता है वह जलीय ग्लूकोज होता है यानी कि AQ बनता है। और ऑक्सीजन गैस भी जलीय अवस्था में होती है, जलीय विलयन के रूप में होती है। और जो जल बनता है वह लिक्विड अवस्था में होता है। तो इस तरह से हम रासायनिक समीकरणों को संतुलित कर लेते हैं। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।